Hello, good morning, viewers. I am Dr. Raizila from LM Mishra College of Business Management, Muzaffarpur. Today in this session, we shall know about decision tables. This is another analysis tool. In case of uh, two or three conditions, accordingly one action, we have a tool decision tree. But in case we have multiple conditions, and with each condition there might be multiple actions, in that case decision tree is not sufficient to deal with the situation. Then in that case we have a very good tool, decision table. यानी अगर हमारे पास बहुत सारे कंडीशंस हों और हो सकता है कि हर एक कंडीशन में मल्टीपल एक्शंस हों, तो वैसे सिचुएशन में जो डिसीजन ट्री हमारा होता है वो फेल हो जाता है. डिसीजन ट्री में क्या है, 2, 3, 4 कंडीशंस होते हैं, हर कंडीशन के साथ एक एक एक्शन होता है. लेकिन जब वहीं पर मल्टीपल एक्शन हो जाए एक पर्टिकुलर कंडीशन में, तो फिर ये फेल हो जाता है. डिसीजन ट्री हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होता, उनमें डिफरेंट मल्टीपल कंडीशंस और मल्टीपल एक्शंस को डिस्प्ले नहीं कर पाते हैं. तो वैसी सिचुएशन में हमारे पास एक दूसरा टूल है, डिसीजन टेबल. तो आज हम लोग समझेंगे कि डिसीजन टेबल क्या है, कैसे बनाते हैं हम लोग. तो डिसीजन टेबल बनाने में हम इसको ऐसे समझते हैं कि पूरे टेबल को हम हॉरिजॉन्टली 2 हिस्से में बांटते हैं. ठीक है, 2 हिस्से में बांट के ऊपर में हम लोग लिखते हैं कंडीशंस. ऊपर में कंडीशन, नीचे में एक्शन. ऊपर में लिखते हैं कंडीशन, नीचे लिखते हैं एक्शन. फिर अगर हम टेबल को वर्टिकली 2 हिस्से में बांट दें, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में स्टब का हिस्सा होगा, दाहिने साइड में एंट्री करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में स्टब, राइट हैंड साइड में एंट्री. तो हम 2 तरह से टेबल को डिवाइड कर रहे हैं. एक हॉरिजॉन्टल डिवीजन में ऊपर कंडीशन, नीचे एक्शन. यानी जो कुछ भी लिखेंगे तो ऊपर वाले हिस्से में कंडीशन लिखेंगे, नीचे वाले में एक्शंस लिखेंगे. फिर इसको वर्टिकली अगर डिवाइड कर देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में स्टब, राइट हैंड साइड में एंट्री. अब देखें, यदि हम दोनों टेबल को मिला दें तो क्या होगा, एक इस तरह से हम दोनों टेबल को मिला देते हैं तो ये 4 हिस्से में बट गया. इधर हम लिख देते हैं कंडीशन स्टब. ये क्या हो गया, कंडीशन है ऊपर में, और लेफ्ट हैंड साइड में स्टब, तो ये क्या होगा, कंडीशन स्टब. ओके, ये क्या होगा, ऊपर कंडीशन, राइट हैंड साइड एंट्री, तो इस साइड हो जाएगा कंडीशन एंट्री. ओके, नीचे वाले हिस्से में इधर एक्शन है, इधर स्टब है, तो यहाँ क्या होगा, एक्शन स्टब. नीचे एक्शन है, लेफ्ट हैंड साइड में स्टब है, तो ये क्या होगा, एक्शन स्टब. राइट हैंड साइड में एक्शन एंट्री. तो हमारा पूरा टेबल, डिसीजन टेबल इन 4 डिविजन्स में बटा होता है.
top left side condition stub, top right side condition entry, bottom left side action stub, bottom right side action entry. ओके अब सबसे ऊपर डिसीजन टेबल पे हम क्या करते हैं, टाइटल लिख देते हैं। यानी टेबल किस चीज का है उसका इंट्रोडक्शन लिख देते हैं। टेबल इंट्रो, टेबल इंट्रोडक्शन, इसके बारे में लिखते हैं। तो टेबल इंट्रो में क्या सब लिख सकते हैं उसको भी देख लें। सबसे ऊपर डिसीजन टेबल का टाइटल लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद डेट लिख देते हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट आईडी, अगर कोई प्रोजेक्ट इंचार्ज है तो प्रोजेक्ट इंचार्ज, उसका आईडी या उसका नाम लिख देते हैं। और फिर अगर कोई रिमार्क्स है, स्पेशल कोई कमेंट्स है तो वो कमेंट्स लिख देते हैं। ये हो गया टेबल इंट्रो। यानी सबसे ऊपर टेबल का टाइटल, किस चीज़ का टेबल है, इसका डेट, किस प्रोजेक्ट के तहत है ये, अगर है वो प्रोजेक्ट आईडी तो वो लिख देते हैं। अगर उस प्रोजेक्ट का कोई इंचार्ज है तो उसका लिख सकते हैं, उसका आईडी, एम्प्लॉय आईडी या उसका नाम। और फिर अगर कोई स्पेशल कमेंट्स हैं तो उसके बारे में लिख देते हैं। ओके, तो इस तरह से ये हमारी एंट्री होती है। अब एक डिसीजन टेबल हम बना के देखते हैं और फिर इसमें आगे की बातों को समझते हैं। जैसे एक टेबल है, टेबल का टाइटल है बाइसिकल असेंबली, बाइसिकल असेंबली। सिंपल सा एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। ये हो गया टाइटल, ऑथर। इसके बाद लिखते हैं ऑथर, कौन इसका ऑथर है, किसने इस डिसीजन टेबल को बनाया, उसके बारे में हम लिख सकते हैं, किसने लिखा। ठीक है, सपोज S.K. Singh is the name who has prepared this decision table. If we have any project ID, then we can give project ID, anything, जैसे IMB723। अगर कोई प्रोजेक्ट इंचार्ज है वो लिख देते हैं, प्रोजेक्ट इंचार्ज, उसका कोई आईडी है, से PD1478, बस ये रैंडम है, ऐसे कुछ नंबर है। अगर कोई कमेंट है तो वो भी लिख देंगे, presently we are leaving the comment. Okay, now it will have 4 sections. Now this is called condition stub, यानी इसमें हम कंडीशंस लिखेंगे, क्या क्या कंडीशन है। तो सपोज पहला कंडीशन है लास्ट कार्टन, दूसरा कंडीशन है सपोज हैंड ब्रेक्स, okay, this is called condition stub. And this one is condition entry. It is also called condition, it is also called rules. This side, this upper right side is also called rules, condition entry or
rules. So here we have to see that if we have in this side condition is there 2 conditions, then how many condition entries should be there. यानी अगर इधर 2 कंडीशंस हैं तो इधर कितने एंट्रीज होंगे, इसको हम लोग समझ लेते हैं. दिस इज 2 to the power n. कितने होने चाहिए? 2 to the power n कंडीशन एंट्रीज होने चाहिए. कंडीशन एंट्रीज where n is equal to number of condition and number of condition stubs. conditions कितने conditions हैं, यानी यहाँ पर 2 कंडीशन है तो ये कितना हो जाएगा 2 to the power 2 यानी 4. ओके. अगर इधर 3 कंडीशंस हैं तो ये हो जाएगा 2 to the power 3 यानी 8, यानी इधर कितने एंट्रीज होंगे? 8 होंगे. अगर 4 कंडीशंस हैं तो कितने हो जाएंगे? 8 to the 16 यानी इधर 16 एंट्रीज होंगे. एंट्रीज किस रूप में होगा? यस या नो के रूप में, ट्रू या फॉल्स के रूप में. ओके. सो हम लोग अभी इसको लेते हैं. 4 कंडीशंस है सपोज करें, तो पहले कंडीशन बनाना सीख लेते हैं. अगर 4 कंडीशंस हैं यानी 2 to the power 4 होगा तो टोटल कितने हो जाएंगे? 16 रूल्स हो जाएंगे. 16 यस एंड नो का कॉम्बिनेशंस होगा. कॉम्बिनेशन बनाने का बेस्ट तरीका है कि फर्स्ट रो में 50-50 डिवाइड कर लेंगे. 50% यस, 50% नो. तो यानी 4 यस होगा और 4 नो होगा. ओके. सॉरी 8, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 8 नो होगा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 50-50 हमने फर्स्ट रो में डिवाइड कर लिया. 50% यस, 50% नो. देन फिर इनका भी 50% यस नो, फिर इनका भी 50% यस नो. ओके. तो हम लाइन नहीं खींचते हैं, समझने के लिए हमने खींच दिया इसको, तो मिटा देते हैं. अब इसका 50% यानी 4 यस 4 नो, 4 यस 4 नो. ओके. फिर इसका भी 50% 4 यस 4 नो. देन अगेन इसका भी 50%, इसका भी 50%, इसका भी 50%, इसका भी 50%. ओके. 50% कितना हो जाएगा? 2 यस 2 नो. ओके. तो यस यस नो नो. फिर इसका भी यस यस नो नो. उसी तरह इसका भी होगा यस यस नो नो, फिर यस यस नो नो. अब इनका भी 50-50 कर लेंगे. ये 2 है तो फिर इसका 50%, एक यस एक नो, एक यस एक नो, एक यस एक नो. इस तरह से ये रूल्स हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया. अगर इधर कंडीशंस 4 है तो आई थिंक इट शुड बी क्लियर. सो हियर वी हैव 2 कंडीशंस. इट मीन्स वी विल हैव 4 rules, 4 condition entries. Means we have to make here 2 yes and 2 no. Okay. For this again 50% yes no yes no. Right. इसको मिटा देते हैं. Fine. So
Now, this is for action entry, action step, and this is for action entry. So we have for action step, one is open container. Okay. Second one is stack parts. Stack parts. Third, assemble. Wheels. Four, finish assembly. And sixth, end of assembly operations. End of assembly operations. Okay, so these are four condition stubs. Now we have to check here. This yes, लास्ट कार्टन हम कैसे पढ़ेंगे इसको? क्या ये लास्ट कार्टन है? अगर यस हो गया, क्या ये हैंड ब्रेक्स है? यस, तो क्या होगा? लास्ट कार्टन था, खत्म हो गया, तो एंड ऑफ असेंबली ऑपरेशंस, ये एक्शन होगा. जो एक्शन होगा उसको हम लोग क्रॉस करके या फिर टिक करके लिख देते हैं ऐसे, या क्रॉस कर देते हैं. अधिकतर जगह पर हम देखते हैं कि क्रॉस रहता है एक्स के रूप में, तो ये एक्शन होगा. अगर ये है कि वॉज इट अ लास्ट कार्टन? यस. हैंड ब्रेक्स? नो. तो इसमें भी क्या होगा? कोई असेंबली नहीं होगा, तो फिर ये क्रॉस हो जाएगा. अब यहाँ देखते हैं इस कंडीशन में क्या होता है. क्या ये लास्ट कार्टन है? नो. लास्ट कार्टन नहीं है, मीन्स वी हैव रिमेनिंग कार्टन्स अगेन, मीन्स वी हैव फर्दर पार्ट्स विद विच वी कैन असेंबल द बाइसिकल. मतलब लास्ट कार्टन नहीं है, अभी असेंबली चलेगी, असेंबली का भी होगा. तो यहाँ पर क्या करना है? कार्टन ओपन करना है, ये एक्शन होगा. उसके बाद दूसरा एक्शन होगा स्टैक पार्ट्स. उसके बाद तीसरा पार्ट एक्शन होगा क्या होगा? असेंबल व्हील्स. एक का असेंबली फिनिश हो गया, बट एंड ऑफ असेंबली ऑपरेशंस नहीं हुआ. एक बाइसिकल का असेंबली फिनिश हो गया, असेंबली ऑपरेशंस वुड कंटिन्यू. ओके, तो अब यहाँ नो है. ये क्या ये लास्ट कार्टन है? नहीं. हैंड ब्रेक्स है? नहीं. तो उस केस में यहाँ पर लास्ट कार्टन नहीं है, तो हम ये मार्क कर सकते हैं. तो दिस इज वेरी सिंप्लीफाइड डिसीजन ट्री. तो इसको एक दूसरे डिसीजन ट्री से भी हम लोग समझ सकते हैं. एक दूसरा डिसीजन टेबल हम लोग बनाते हैं, उससे समझते हैं. ये डिसीजन टेबल हम लोग बनाते हैं एक हॉस्पिटल के लिए, और इमेजिन करते हैं कि हॉस्पिटल कुछ चैरिटी है, कुछ अर्निंग है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, जो क्या करता है कि जनरल पेशेंट्स को देखता है, और वो कुछ जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीब लोगों को कुछ सहूलियत देता है, और स्टूडेंट्स को भी कुछ रियायत देता है. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींच दें और एक लाइन ऐसे खींच देते हैं. ओके, दिस इज फॉर कंडीशन स्टब, दिस इज फॉर कंडीशन एंट्री, दिस इज फॉर एक्शन स्टब, दिस इज फॉर एक्शन एंट्री. तो तीन कंडीशंस हैं हमारे पास हॉस्पिटल के. टाइटल के लिए जगह नहीं है, इसलिए हम नहीं लिखे, ऊपर में टाइटल्स वगैरह लिखेंगे. तो पहला कंडीशन है कि जो पेशेंट है इज द पेशेंट जनरल, मीन्स जनरल पेशेंट. दूसरा कंडीशन है बीपीएल पेशेंट, और बेटर वी शुड टेक स्टूडेंट्स. और तीसरा बीपीएल पेशेंट्स.
बीपीएल पेशेंट्स। 3 तरह के पेशेंट्स हॉस्पिटल देखता है, एक जनरल पेशेंट, दूसरा स्टूडेंट्स जो पेशेंट है, तीसरा बीपीएल पेशेंट्स। अब यहाँ 3 कंडीशंस हैं, तो रूल्स कितने होंगे, कंडीशन एंट्रीज कितने होंगे? 2 to the power 3 मीन्स 8। तो हम यहाँ पर 4 y बनाएंगे और 4 नो बनाएंगे। थोड़ा सा गैप दे देते हैं। फाइन, और कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए हम वर्टिकल डैश लाइन से इसको अभी डाल देते हैं। वैसे बहुत जगह पड़ता भी है, बहुत लोग नहीं भी देते हैं, बट समझने में कठिनाई ना हो इसलिए हम लोग यहाँ पर वर्टिकल लाइंस इनके बीच में डाल देते हैं, डैश्ड वर्टिकल लाइंस। ओके, फॉर दिस again 50% yes, 50% yes, 50% no. Again here yes, no and no. For this again yes, no, 50% कर दिए। इसके लिए भी yes, no, yes, no। ओके फाइन, कंडीशन हमारा तैयार हो गया, कंडीशन एंट्रीज रूल्स तैयार हो गए। अब एक्शन स्टेप में देखते हैं क्या सब है। एक्शन स्टेप में पहला रजिस्ट्रेशन चार्ज। रजिस्ट्रेशन चार्ज ऑफ ₹10। रजिस्ट्रेशन चार्ज ऑफ ₹10। ओके, दूसरा है कंसल्टेंसी चार्ज। इसमें ए है फुल, बी है 50% रिबेट, फुल चार्ज का 50%, सी 25% रिबेट, डी नो पेमेंट, नो चार्ज, 3 सर्जरी चार्ज, सर्जिकल चार्जेस। इसमें भी ए फुल चार्ज, ये फुल चार्ज है, जो बिल बना वो पेमेंट होगा। बी 50% रिबेट, सी 25% रिबेट, डी no charge। 4 admission charge। admission charge A full charge, B 50% charge। Okay, so this is the situation of a hospital. These are the action steps. Now, what facilities hospital provide? We have to enter in this action entries. One thing here we have to understand also that certain rules, certain condition entries are useless, meaningless। जैसे इसमें से कुछ एंट्री रिडंडेंट हो सकता है, कुछ मीनिंगलेस हो सकता है। जैसे अगर हम पूछे कि कोई पेशेंट क्या जनरल पेशेंट है, तो जवाब आता है यस। अगर कोई पेशेंट जनरल हो गया, फिर स्टूडेंट्स में भी यस, बीपीएल पेशेंट में भी यस।
तो ये रूल क्या होगा, बेकार हो गया। एक ही पेशेंट जनरल भी होगा, वही बीपीएल भी होगा, वही स्टूडेंट्स भी होगा, ये नहीं होगा। तो ये रूल हम जब फाइनल बनाते हैं इसको काट देते हैं, ये गलत हो गया। उसी तरह ये भी यहाँ पर अननेसेसरी है, इसको भी हटा देंगे। ये हो सकता है कि जनरल पेशेंट और स्टूडेंट हो सकता है, जनरल पेशेंट और बीपीएल ये भी नहीं होगा, इसको भी हम क्या करेंगे, कट कर देंगे, ये नहीं रहेगा। इसको हम यहाँ से काट देते हैं, ये भी नहीं रहेगा, क्योंकि एक पेशेंट जनरल भी होगा, बीपीएल भी होगा, नॉट फिजिबल। ये रहेगा, जनरल पेशेंट है, स्टूडेंट नहीं है, बीपीएल पेशेंट नहीं है। ये भी हो सकता है कि पेशेंट स्टूडेंट हो और बीपीएल हो। ओके, दूसरा है ये सिर्फ स्टूडेंट हो सकता है, और तीसरा बीपीएल पेशेंट सिर्फ हो सकता है। अब यहाँ भी हम देखें कि अगर ये स्टूडेंट, सिर्फ स्टूडेंट में यस है, बाकी दो नो है, तीसरा चौथा कोई कैटेगरी हमारे पास नहीं है। स्टूडेंट या तो जनरल स्टूडेंट होगा, जनरल पेशेंट कैटेगरी का होगा, या स्टूडेंट फिर बीपीएल कैटेगरी का होगा। तो यहाँ ये चीज़, दिस वन और दिस वन आर रिडंडेंट एंट्रीज, दोनों का मीनिंग एक ही है। क्या अगर ये स्टूडेंट बीपीएल नहीं है तो वो क्या हो गया, वो जनरल पेशेंट का स्टूडेंट हो गया। वो यही बात ये भी कह रहा है, यही बात ये भी कह रहा है। फिर से एक बार समझते हैं, अगर कोई सिर्फ स्टूडेंट है, जैसे यहाँ पर है, जनरल पेशेंट नहीं है, बीपीएल नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट है, और यहाँ पर है जनरल पेशेंट और स्टूडेंट है, तो ऐसे केस में दोनों एक ही बात कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट बीपीएल नहीं है। ओके, तो इसमें से किसी एक को हम काट देंगे। सपोज करते हैं कि इसको हम लोग काट देते हैं। ओके, तो हम इसमें से अब क्या करते हैं कि जो रूल्स हमारे काम का नहीं है उनको हम यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, ये सब हमने हटा दिया। ये हमने हटा दिया, ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, और ये 3 रहेगा, यानी पूरा रूल हमारा 3 रह गया। बाकी या तो मीनिंगलेस था या फिर रिडंडेंट था। रिडंडेंट मतलब 2 एंट्रीज जो एक ही बात कह रहा हो, दिस वे और दैट वे। तो ये हो गया हमारा फाइनल कंडीशन एंट्रीज। ओके, अब कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम यहां से भी लाइंस खींच देते हैं। ठीक है, ये लाइंस हम खींच देते हैं यहाँ से भी, समझने में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। बुक में आपको लाइन खींचा हुआ भी मिल सकता है, नहीं भी लाइन खींचा हुआ मिल सकता है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टूल होता है डिसीजन टेबल। ये न सिर्फ कंप्यूटर साइंस में इम्पॉर्टेंट है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट एवरीवेयर इन एवरी एजुकेशनल फील्ड। आप चाहे मैथमेटिक्स में जाओ, चाहे मैनेजमेंट साइंस में जाओ, कहीं भी जाओ, ये डिसीजन टेबल बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टूल होता है समझने के लिए, कंडीशंस और एक्शंस के लिए। सपोज अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन चार्ज ₹10, क्या जनरल पेशेंट है उसको भी लगेगा, क्या बीपीएल स्टूडेंट है उसको भी लगेगा, क्या वो स्टूडेंट है सिर्फ उसको भी लगेगा, बीपीएल पेशेंट है उसको भी लगेगा। रजिस्ट्रेशन चार्ज ₹10 का सबको लगेगा। अब आता है कंसल्टेंसी चार्जेस। अगर जनरल पेशेंट है तो कंसल्टेंसी चार्जेस उसको फुल लगेगा। अगर स्टूडेंट है, सिंपल स्टूडेंट है, तो उसको कंसल्टेंसी चार्ज 50% लगेगा। अगर पेशेंट 25% रिबेट इसको नहीं मिलना है, जनरल को नहीं मिलना है। हाँ, ये है स्टूडेंट बीपीएल पेशेंट है, इसको भी नहीं मिलना है। सिर्फ बीपीएल पेशेंट अगर है तो उसको 25% रिबेट मिलना है। और अगर स्टूडेंट बीपीएल कैटेगरी का हो गया तो हॉस्पिटल उससे कोई चार्जेस कंसल्टेंसी का नहीं लेती है। अब आता है सर्जिकल चार्जेस में, ये फुल चार्ज है। तो अगर जनरल पेशेंट है तो जनरल पेशेंट विल हैव टू पे फुल चार्जेस, 50% रिबेट इस केस में, कि अगर वो स्टूडेंट है उसको 50% रिबेट मिलेगा, 25% रिबेट बीपीएल में मिलेगा, और नो चार्जेस बीपीएल स्टूडेंट है तो नहीं लगेगा।
एडमिशन चार्ज जनरल को लगेगा फुल, बीपीएल को फुल लगेगा, स्टूडेंट को फुल लगेगा। 50% रिबेट मिल जाएगा बीपीएल स्टूडेंट्स को। तो ये एक किसी हॉस्पिटल का डिसीजन टेबल हो गया। अब जैसे हम इस टेबल का यूज़ कैसे करें, सपोज करते हैं कोई पेशेंट आया हॉस्पिटल में, उसका बिल बनाना है, ठीक है। तो उससे पूछा जाएगा कि क्या आप जनरल पेशेंट हो, तो कहेगा जी। तो कहेगा देखो आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज फुल लगेगा, सर्जरी चार्ज आपको फुल लगेगा और एडमिशन चार्जेस भी फुल लगेगा। या अगर वो आदमी कहता है कि नहीं हम बीपीएल पेशेंट हैं, उसको चार्जेस क्या क्या लगेंगे, रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा, उसके बाद उसको 25% रिबेट मिलेगा कंसल्टेंसी में, सर्जरी में 25% रिबेट मिलेगा, जबकि एडमिशन चार्ज उसको फुल लगेगा। अगर वो कहता है कि नहीं मैं स्टूडेंट हूँ, तो स्टूडेंट के केस में रजिस्ट्रेशन चार्ज 10 रुपये का लगेगा, 50% रिबेट मिलेगा और 50% रिबेट सर्जिकल चार्जेस में भी मिलेगा, जबकि एडमिशन चार्ज फुल लगेगा। लेकिन अगर वो आदमी कहता है कि नहीं मैं स्टूडेंट हूँ और बीपीएल हूँ, तो उसको क्या सब लगेगा, रजिस्ट्रेशन चार्ज 10 रुपया, उसको फिर कंसल्टेंसी का कोई चार्ज नहीं लगना है, सर्जरी का कोई चार्ज नहीं लगना है, एडमिशन चार्ज उसको 50% लगना है। तो ये एक डिसीजन टेबल हुआ। इससे हम बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं। तो ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारे डिसीजन टेबल्स हमको मिलेंगे बनाने को, तो उनको हम लोग इसी तरह से बना सकते हैं। समझते हैं, मेरे ख्याल से डिसीजन टेबल क्लियर हो गया होगा समझ में। तो थैंक यू।